खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कठारे और बुलेटिन की शुरुआत शाहजहांपुर से आई खबर के साथ। शाहजहांपुर के आगरा बॉम्बे नेशनल हाईवे पर आज दो ट्रकों की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दुर्घटना सुनेरा थाना क्षेत्र में पनवाड़ी के पास हुई है। दुर्घटना की जानकारी लगते ही सुनेरा पुलिस और डायल 100 मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। तो बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ। 2 ट्रकों की आमने सामने की भिड़ंत हुई है शाहजहांपुर में। दरअसल आगरा बॉम्बे नेशनल हाईवे पर यह हादसा पेश आया है। 2 ट्रक आमने सामने भिड़ गए और इसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। ये लोडेड ट्रक थे जिनमें सामान लदा हुआ था। सुनील हंचूरिया हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, क्या स्थिति अभी घायलों की और कैसे यह हादसा हुआ है, क्या जानकारियां निकली हैं? प्रशांत, ये जो पूरा हादसा है शाहजहांपुर जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर पनवाड़ी के पास हुआ है। प्रारंभिक जानकारी जो है उसके मुताबिक एक ट्रक जो है वो शाहजहांपुर से गुना की तरफ जा रहा था, जबकि दूसरा ट्रक सामने से आ रहा था। अचानक से दोनों ट्रक अलग अलग लेन पे थे प्रशांत। 4 लेन सड़क है चुकी, लेकिन आमने सामने अलग अलग लेन में होने के बावजूद भी एक ट्रक में जो है अपनी वाहन से नियंत्रण खो दिया ड्राइवर ने, और वो अपनी लेन को क्रॉस करके दूसरी लेन में जा गिरा। उसके बाद सामने से आने वाले ट्रक से इसकी टक्कर हो गई। प्रारंभिक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक इस पूरे हादसे में जो है 3 लोगों की मौत हो चुकी है मौके पे। ये तीनों लोग जो है धौलपुर क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। 2 जो घायल है उनका इलाज अभी जिला अस्पताल में चल रहा है। सुनेरा पुलिस मौके पर पहुंची थी और तमाम जो घायल थे उन्हें तुरंत जो है शाहजहांपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया था। सुबह हल्की बारिश भी थी, हालांकि हादसे की वास्तविक वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन जो प्रारंभिक तौर पे दर्शकों को हम तस्वीरें बता रहे हैं, जिस तरीके से प्याज से भरा ये पूरा ट्रक था और उसके बाद जिस तरीके से हाईवे पर एक भयानक हादसा हुआ, बिल्कुल तस्वीरों में नजर आ रहा है। ये दर्दनाक हादसा था और जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि दोनों अपनी अपनी लेन पर थे, लेकिन अचानक ही एक जो ट्रक ड्राइवर था उसने नियंत्रण खो दिया ट्रक से और वो दूसरी लेन पर आगे सामने आकर टकरा गया। शुक्रिया सुनील आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर है। सीएम शिवराज की अधिकारियों के साथ बैठक शुरू हो गई है। सीएम ने प्रमुख नदियों के जलस्तर की जानकारी ली है। सीएम निवास में स्थापित हो रहा है कंट्रोल रूम। नागपुर एयरफोर्स मुख्यालय से संपर्क में है सरकार। वल्लभ भवन में भी कंट्रोल रूम बनाया गया है। डायल 100 पर भी बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और प्रमुख नदियों का जो जलस्तर है उसकी जानकारी भी ली जा रही है। और महत्वपूर्ण सबसे बात यह कि कंट्रोल रूम वहीं पर बनाया जा रहा है, यानी कि पूरे प्रदेश में क्या हालात हैं उसकी नजर रखी जाएगी। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, लगातार बारिश हो रही है और तमाम जो नदियां हैं मध्य प्रदेश में वो उफान पर हैं। डैम लबालब है, डैम के गेट खोले गए हैं। ऐसे हालात में स्वाभाविक है कि आपदा से निपटने के लिए खुद सरकार सक्रिय है, खुद शिवराज सिंह चौहान सक्रिय है। कंट्रोल रूम भी वल्लभ भवन में ही बनाया जा रहा है। शरद, बिल्कुल, देखिए प्रशांत, आपने सही कहा है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 4 जिलों के दौरे थे, लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उससे भोपाल ही नहीं बल्कि जिन जिलों में मुख्यमंत्री को जाना था और प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में इसी तरीके से बारिश है, तो आज उनके दौरे रद्द हुए। तो मुख्यमंत्री ने कुछ देर पहले ही अधिकारियों के साथ सीएम हाउस में महत्वपूर्ण बैठक की और उस बैठक में उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया है अधिकारियों से और रिपोर्ट भी तलब की है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लगभग सभी जो डैम है मध्य प्रदेश के अलग अलग, चाहे सरदार सरोवर हो, गांधी सागर हो या दूसरे कोई डैम हो, वो सभी ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। ये जानकारी दी गई है। सारी नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, ये जानकारी आई है। तो इन सबको देखते हुए मुख्यमंत्री ने 2-3 महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। सभी आईजी और कमिश्नर से कहा गया है कि वो अपने संभाग में सतत जो निगरानी है वो करते रहें और रिपोर्ट वहां की लेते रहें कि कहाँ पर कैसी स्थिति है जलस्तर को लेकर। और ये भी कहा गया है मुख्यमंत्री की ओर से कि बजाय कोई आपदा आए तब रेस्क्यू किया जाए, उससे पहले ही ये जगह चिन्हित की जाए जहां पर बारिश का पानी भरने या बाढ़ का पानी आने की संभावना है, तो वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जाए। तो ये निर्देश दिए गए हैं। और सीएम हाउस वल्लभ भवन के साथ साथ में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का जो कंट्रोल रूम है
उसको भी 24 घंटे काम करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ में जो डायल 100 पुलिस की हेल्पलाइन है उसको भी आपदा से जोड़ा गया है और ये कहा गया है कि अगर इस पर भी कोई मदद मांगता है आपदा या बाढ़ में फंसी हुई तो उसको भी संज्ञान में लिया जाए। तो इस तरीके के जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो मुख्यमंत्री की ओर से आज बैठक में दिए गए। बैठक में बिल्कुल शरद, एक और महत्वपूर्ण बात, जब पिछली बार गेट खोले गए थे भोपाल में स्थित डैम के, तब कई जो निचली बस्तियां थीं वो जलमग्न हो गई थीं। वो रिपोर्ट भी आपने दिखाई थी, खुद आप पहुंचे थे। बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए थे उससे, लोगों की यहां तक कि जो संपत्तियां लोगों ने जोड़ी थी वो भी बर्बाद हो गई थी। ऐसा लग रहा है कि उसके बाद अब संज्ञान में लिया गया है प्रशासन के जरिए भी, सरकार के जरिए भी, कि आगे ऐसे हालात ना बने। अब बिल्कुल देखिए, आपने सही कहा, कड़ियसोर डैम से जो पानी छोड़ा गया था डैम का, ऐसा स्थानीय लोग, जो दामखेड़ा बस्ती है वहां के स्थानीय लोगों का ये कहना था कि जो सूचना है वो वक्त पर नहीं दी गई और इस वजह से वो अपना सामान जो अपनी बस्तियों से हटा सकते थे वो नहीं हटा पाए, तो उनको कम वक्त मिला। निश्चित ही इस पर भी संज्ञान लिया गया है और ये कहा गया है कि अलर्ट जारी किया जाए हर जगह को लेकर। अगर कोई जगह और ऐसी संभावित है जहां पर पानी भर सकता है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, पानी अभी रुक नहीं रहा है, तो निश्चित ही जल स्तर फिर से बढ़ेगा और डैम से जब पानी छोड़ा जाता है तो फिर वो अपने जो तटबंध है उनको तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। तो ऐसी बस्तियों को भी चिन्हित करके वहां से लोगों को बिल्कुल तटबंधों को तोड़ता हुआ रिहायशी इलाकों में पहुंच जाता है, लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। कई बार लोग अपने जीवन भर में जोड़ा हुआ है सब कुछ खो बैठते हैं। शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। और अब खबर जबलपुर से, अहम खबर है ये। बरगी डैम के 17 गेट एक साथ खोले गए हैं। 422.40 मीटर से ज्यादा बांध का जल स्तर पहुंच गया है और 422.76 मीटर तक बांध में पानी आ सकता है। इस साल पहली बार बांध के 21 में से 17 गेट खोले गए हैं। 5000 क्यूसेक से ज्यादा पानी बांध में आ रहा है। तो एक साथ बरगी डैम के 17 गेट खोले गए हैं। ये इस बार के सबसे ज्यादा एक साथ खोले जाने वाले गेट हैं। यानी कि प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, 17 गेट, स्वाभाविक है कि ये 21 गेट ही हैं कुल इस बरगी डैम में, इनमें से 17 खोल दिए गए, यानी कि लगातार पानी की आवक है डैम में। दूसरी बात यह कि अब एक साथ इतने गेट खोले गए तो आने वाले जो आगे जहां जहां नर्मदा बहती हैं वहां का जल स्तर भी बढ़ेगा, लोगों की परेशानियां भी बढ़ेंगी। बेशक प्रशांत, जो जलस्तर है वो बढ़ ही चुका है। सबसे पहले मैं आपको नजारा दिखा दूं, बरगी बांध में इस वक्त हम मौजूद हैं। 17 गेट जो हैं वो खोले गए हैं और जो पानी की निकासी आप देख सकते हैं वो लगातार जारी है। अमूमन ये नजारा बहुत कम सालों में आता है और इस बार 2020 में ये विहंगम नजारा जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 17 गेट जो है वो खोल दिए गए हैं, सिर्फ 4 गेट जो है वो बचे हुए हैं, उन्हें भी अगर जरूरत पड़ेगी तो खोला जाएगा। बांध प्रबंधन स्पष्ट कर चुका है, चूंकि लगातार जो पानी की आवक है डैम में वो जारी है। मात्र 0.36 मीटर खतरे के निशान से दूर है बांध का पूर्ण जल स्तर, तो समझ सकते हैं कि कितनी इमरजेंसी के चलते कल अचानक शाम को जो है पूरे 17 गेटों को 2.5 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई तक खोल दिया गया है। जो निचले 8 जिले हैं, जो तटवर्ती क्षेत्र भी हम जिन्हें कहते हैं, जिनमें रायसेन है, होशंगाबाद है, नरसिंहपुर है, तमाम जितने ये जिले हैं 8 जिले जो आते हैं वहां हाई अलर्ट है। मां नर्मदा के अधिकांश घाट जो है वो डूब चुके हैं। एक और नजारा आपको दिखा दूं कि जो भी लोग हैं वो यहां पर इस नजारे को देखने आ रहे हैं। बहरहाल खतरा भी यहां पर जरूर है, जो कि इसके बाद सीधे खाई है। सेल्फी यहां पर लोग ले रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि खतरे में भी खुद की जान को डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी इस नजारे को देखने की उत्सुकता हर बार लोगों में रहती है, क्योंकि बहुत ही कम बार ऐसा होता है जब इतने सारी मात्रा में गेट जो हैं वो खोले जाएं। तो यहाँ लोग भी मौजूद हैं और बेशक जैसा कि मैंने आपको बताया कि तटवर्ती इलाकों में हाई अलर्ट है। जो 8 जिले यहाँ पर आते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बाढ़ के निशान में कहीं ना कहीं होते हैं, पैमाने में होते हैं, तो इन जिलों पे हाई अलर्ट शुरुआत से ही 18 अगस्त को जब सबसे पहले गए थे। ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आप लोग, वहां पर पहुंचे हुए हैं, खतरा भी है जिसका जिक्र भी आप कर रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पर जो डैम प्रबंधन है या फिर प्रशासन ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की कि लोग कम से कम खतरे में ना पड़ जाएं?
देखिए बिल्कुल नहीं प्रशांत, इस बार ना ही तो पुलिस का कोई नुमाइंदा यहाँ पर मौजूद है और ना ही बांध प्रबंधन की ओर से यहाँ पे कोई सिक्योरिटी की गई है। चूंकि नीचे ही जो पुल होता था जहाँ पे अमूमन लोग आवाजाही करते थे वो पूर्ण रूप से डूब चुका है, तो यहाँ से बरगी जाना बंद है। तो जो भी लोग शहर के हैं वो इसी गौर के रास्ते से यहाँ पहुंच रहे हैं और बांध का ये दाहिना हिस्सा है जहाँ इस वक्त हम खड़े हुए हैं और इसके बाद ठीक है गहरी खाई है, तो लोग यहाँ से ही नजारे को कैद कर रहे हैं, फोटोज खींच रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं। लेकिन बेशक जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्सुकता लोगों में रहती है, कई बार ये उत्सुकता भारी भी पड़ जाती है, लेकिन फिर भी हमने यही सलाह दी थी कि ज्यादा नजदीक ना जाएं। जो भी हो 17 गेटों से पानी की निकासी प्रशांत यहाँ पर जारी है। निचले इलाकों पे अलर्ट है। 8 तटवर्ती जो जिले हैं वो कहीं ना कहीं बाढ़ के निशाने पे आते हैं, तो वहां हाई अलर्ट कर दिया गया है। जरूरत पड़ेगी तो इन 4 जो बचे हुए गेट हैं उन्हें भी खोला जा सकता है। प्रशांत बिल्कुल बिल्कुल, यानी अगर आवश्यकता पड़ती है तो 21 के 21 गेट भी खोले जा सकते हैं, चूंकि लगातार डैम में पानी की आवक जारी है। शुक्रिया प्रतीक आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर होशंगाबाद से। होशंगाबाद में नर्मदा का जलस्तर खतरे के निशान से 8 फीट ऊपर बह रहा है और तवा और बरगी डैम से पानी छोड़ने और इलाके में हो रही लगातार बारिश के चलते नर्मदा का जलस्तर बढ़कर खतरे के निशान से भी 8 फीट ऊपर चला गया है। तवा डैम के सभी 13 गेटों को 38 फीट खोल दिया गया, जिससे 5,30,000 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। ऐसे में तवा नदी से लगे गांव में पानी भरने लगा है। इसके चलते होशंगाबाद के निचले इलाके अब जलमग्न होने लगे हैं। प्रशासन भी निचले इलाकों में राहत और बचाव कार्य कर रहा है। अब तक 200 लोगों को निचले इलाके से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। तो होशंगाबाद में सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ी हुई है। लगातार एक तरफ बरगी डैम के गेट खोल दिए गए, दूसरी तरफ तवा डैम का जलस्तर भी लगातार बढ़ा हुआ है और जलस्तर अब नर्मदा का खतरे के निशान को भी पार कर गया है। खतरे के निशान से 8 फीट ऊपर बह रहा है नर्मदा का जलस्तर। तवा, बरगी और बारना डैम से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसके कारण नर्मदा का जलस्तर बढ़ चुका है और जो होशंगाबाद के निचले इलाके हैं जैसे अंकिता नगर है, नारायण नगर है, संजय नगर है, बंगाली कॉलोनी है, GTI के पास, इन सब जो निचले इलाकों के लोग हैं इनको हमने रात से ही राहत कैंप जो हमने NMB कॉलेज में लगाया हुआ है वहाँ पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। लगभग 200 परिवारों को हमने वहाँ शिफ्ट किया है और हमारा ये प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति इस विपत्ति की घड़ी में अपने को असहाय महसूस न करे। उधर खंडवा के ओंकारेश्वर बांध के 21 गेट खोल दिए गए हैं और इस वक्त इस बांध से 14,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही एहतियात के तौर पर मोर टक्का और नर्मदा नगर पुल को डाइवर्ट किया गया है। तो आपको बता दें कि खंडवा के ओंकारेश्वर बांध के भी 21 गेट खोले गए हैं। लगातार 21 गेटों से एक साथ पानी निकल रहा है, चूंकि जलस्तर लगातार बढ़ रहा था डैम का और खतरे को पार ना कर जाए, खतरा ना हो जाए डैम को, इस लिहाज से डैम के गेट ओपन किए गए हैं और लगातार पानी की निकासी ओंकारेश्वर बांध से हो रही है। 21 गेट एक साथ ओंकारेश्वर बांध के खोले गए हैं। खंडवा से ये तस्वीरें सामने आई हैं और लगातार जलस्तर नर्मदा का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तिल्दा में 6 गायों की मौत भूख और बारिश में भीगने से हुई है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं। दरअसल तिल्दा में 6 गायों की मौत हो गई है। तिल्दा विकासखंड के छतौद और मोहगांव के गौठान का ये मामला है। गायों की मौत के बाद गौठान की सभी गायों को खुला छोड़ दिया गया है। कल जांजगीर चांपा और महासमुंद में भी 12 मवेशियों की मौत हुई थी और उसी के बाद अब एहतियात इन गायों को खुला छोड़ा गया है, लेकिन 6 गायों की मौत हो गई है। इसके बाद ये कदम उठाया गया है। तो बता दें तिल्दा विकासखंड के छतौद और मोहगांव के गौठान का ये मामला है। इससे पहले भी अलग अलग गौठानों से इस तरह की खबरें आती रहीं या रुका छेका के तहत जो जिन गायों को बंद किया गया था, कई बार ऐसे मामले भी सामने आए जिससे मौत हुई। दरअसल अब जो कहा जा रहा है कि इन गायों के लिए पर्याप्त खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते इन गायों की मौत हो गई है। और इससे पहले आपको ये भी बता दें कि कल जांजगीर चांपा और महासमुंद में भी 12 मवेशियों की मौत हुई थी।
उधर छत्तीसगढ़ में गौठान में गायों और मवेशियों की मौत का सिलसिला जारी है। ताजा मामले में रायपुर के तिल्दा विकासखंड में गौठान में 5 गायों की मौत हो गई। भूख और बारिश में भीगने से मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। वहीं कल जांजगीर चांपा में भी 5 गायों की मौत हो गई थी, जबकि महासमुंद में 7 मवेशियों की मौत ऐसे ही हो चुकी है। 3 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। 5 गायों की मौत रायपुर में, जांजगीर चांपा में भी 5 गायों की मौत और 7 मवेशियों की मौत महासमुंद में हो चुकी है। हाल ही के ये मामले हैं और हालांकि इस पर सियासत भी लगातार होती रही है। वही गायों की मौत पर सियासत भी जारी है। बीजेपी और कांग्रेस में इसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो चुका है। सुनिए। और रोका छका योजना, ये दोनों सरकार के फेल है। मेड़पार की घटना भी हम लोग कुछ दिन पहले उठाए थे विधानसभा में। उसके बाद में सिमगा के पास में 18 गायों की मौत हुई थी। उसके बाद में बलौदा बाजार की जो घटना हुई है, आज जो महासमुंद की जो घटना की बात आई है कि यदि उनका संरक्षण नहीं कर सकते तो उनका मृत्यु हो सरकार की योजना के कारण में यह भी गलत है। और इसलिए लगातार जो मवेशियों की मौत हो रही है, इसको रोकने में सरकार सक्षम नहीं है। मेड़पार की घटना हुई तखतपुर की, वहां तो किसी का कोई रोल नहीं था, गांव वालों ने उसको बंद करके रखा हुआ था। और ये क्राइम है, जानवर को इस तरीके से बंद करके रखना, उसके खिलाफ इसीलिए एफआईआर किया गया है। और जहां भी ऐसी घटना होगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के एडिटर प्रकाश चंद होता जी जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, योजनाएं अच्छी थी, रोका छेका भी और गौठान बनाने की भी, लेकिन लग रहा है कि शायद प्रशासनिक विफलता यहां पर नजर आई है, जिसके चलते ये नतीजे सामने आ रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद स्वीकार किए हैं, रोका छेका जून के महीने में खत्म हो गया था। रोका छेका तब किया जाता है जब खेती किसानी शुरू होती है और मवेशियां खेत में ना जाए, इसीलिए उनको रोका जाता है, छेका जाता है। इसीलिए रोका छेका शुरू किया गया। लेकिन उसके बाद लोग परेशान हैं। मुख्यमंत्री खुद अपने पाटन के एक सभा में बोले थे, रायपुर से जानवर को पकड़ लिया जाता है, उनको लाके पाटन में छोड़ दिया जाता है। पाटन वाले जिस गांव में छोड़ते हैं वो उसको पकड़ते हैं, रात को दूसरे गांव में छोड़ देते हैं। यही दिक्कत है। सरकार के जो अधिकारी बैठे हैं उनके पास कोई योजना इसको हल करने का नहीं है, जबकि स्वयं मुख्यमंत्री इस बात को कई बार कह चुके हैं। इसीलिए ग्रामीण क्या करते हैं, इस तरह का एक अवरोध बना देते हैं, उसमें छोड़ देते हैं। सवाल उठता है, अवैध रूप से अगर कोई गौठान परिचालित है तो जानवरों को, मवेशियों को चारा कौन देगा, खाना कौन खिलाएगा, पानी कौन पिलाएगा। और लगातार जैसे 4 दिन से 5 दिन से बारिश हो रही है, वो भीगते रहे हैं, उनका देखभाल कौन करेगा। जांजगीर में जब मृत्यु हुई उसका तय किया गया कि जिम्मेदार कौन है। उसके बाद हमने देखा बिलासपुर में भी, तखतपुर में भी मौत हुई। उसके बाद कह दिया गया, गांव वालों ने अपने तरफ से इस तरह का काम किए थे, यानी कि कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए प्रदेश भर में कई जगह से इस तरह के जानवरों के प्रशासनिक लापरवाही भी बहुत बड़े स्तर पर, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं कि भूपेश बघेल लगातार कह रहे हैं कि रोका छेका जब फसल होती है, फसल खेतों में लगी होती है, तब ये करना है, ऐसे नहीं करना है। और इसका नतीजा ये। श्रीचंद सुंदरानी जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुंदरानी जी, क्या वजह आपको लगती है, क्यों ऐसे हालात बन रहे हैं, क्यों मवेशियों की मौत हो रही है? देखिए, लगातार सरकार की लापरवाही हो रही है। एक तरफ एक साथ 49 गायों की मृत्यु हुई और लगातार एक दो गायों की लगातार समाचार आ रहे हैं। ये गौठान की बात करते हैं, ये गांव की बात करते हैं, ये किसान की बात करते हैं, गौ माता की रक्षा करने की बात करते हैं, गोबर की बात करते हैं, लेकिन गौ माता की रक्षा नहीं कर पाने में सफल हो रहे हैं। तो ये कैसे ये गोबर की बात करेंगे, कैसे ये गौ माता और किसान की बात करेंगे? अगर गाय का सम्मान नहीं होगा तो किसान का सम्मान कैसे माना जाएगा? लगातार गौ माता की मृत्यु होना, हत्या जो जैसा अपराध है, ये बहुत बड़ा पाप है सरकार के लिए। जी बिल्कुल सुंदरानी जी, ठीक है, सवाल है कि मौत हो रही है गायों की, लेकिन इसमें बड़ी संख्या में ऐसी गाय भी होती हैं जो जिनकी उम्र हो चुकी होती है या फिर जो पहले से कमजोर हो चुकी होती है, ये भी एक स्थिति होती है।
नहीं, मैं इसमें आपकी बात से सहमत इसलिए नहीं हूं कि घर का बुजुर्ग अगर बूढ़ा हो जाए, किसी काम का न रहे, किसी उसका स्वास्थ्य अच्छा न रहे, तो क्या हम उसे अपने हाथों से मार डालेंगे क्या? जी, बहुत गलत है। गौ माता कैसी भी हो। रहिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। सुंदरानी जी रहिएगा। आरपी सिंह साहब हमारे साथ हैं। आरपी सिंह साहब, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है? आखिर क्यों लगातार गौठानों में या फिर रुका छेका जहां बनाया गया गायों को छेका गया वहीं गायों की मौत हो रही है? चलिए, आरपी सिंह जी के पास हम दोबारा चलेंगे और प्रकाश जी हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रकाश जी, सवाल उठेगा ही कि आखिर अगर मौत हो रही है तो उसके पीछे क्यों, क्या वजह निकल कर आई हैं और क्या फिर संज्ञान प्रशासन सही तरीके से नहीं ले पा रहा है? ये पहली बार नहीं है छत्तीसगढ़ में कि गायों की मौत हो रही है। अगर हम देखें पिछले सरकार के समय भी गोठान या गौशाला, अभी गोठान बना रही है, गांव में है। पहले गौशाला था जिसको सरकार पैसा देती थी और वही गौशालाओं में हमने देखा किस तरह से, किस परिस्थिति में, चाहे बेमेतरा की बात करें, दुर्ग की बात करें, गरियाबंद की बात करें, किसी भी जिले की बात कर ले, वहां किन परिस्थितियों में मौत हो रही थी। और ये मौत का सिलसिला रुक नहीं रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यही है, क्योंकि बीजेपी के समय एक बात मैं कहूंगा, सुंदरानी जी सहमत होंगे, देवभोग दूध के लिए हर गांव में कमेटी बना दी गई, उसमें रसिक परमार को अध्यक्ष बना दिया गया और बीजेपी के संगठन के साथ गाय दूध के उत्पादन की भी जोड़ दी गई। लेकिन जिस हिसाब से गौशालाओं में मौत हो रही थी, उसको लेकर सरकार की कोई योजना ना पिछले सरकार में थी, ना उसी का नजीर आज तक लिया गया, ना कोई हम उसको सीखने के लिए तैयार है। सुंदरानी जी, शायद इसी बात को भी जोड़ना चाहिए। ठीक, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही है। जी 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 जी, आरपी सिंह साहब हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। आरपी सिंह साहब, जैसा कि प्रकाश जी जिक्र भी कर रहे हैं कि चाहे ये सरकार हो या फिर पिछली सरकार, गायों की मौत होती रही है, कोशिशें होती रही, लेकिन कम से कम अब अगर हम जिक्र करें हाल फिलहाल जो स्थितियां हैं, इसमें कहाँ लापरवाही हो रही, क्या दिक्कत हो रही है, इस पर कोई संज्ञान लिया गया, इस पर कोई विचार किया गया ताकि आगे हालात ऐसे ना बने? देखिए, कल की जो घटना है, हमारी जानकारी ली थी, तो कल की घटना की जब अपने बात उसमें ये पता चला है कि तो ग्राम समिति ने मिलकर वहां गोठान बनाया था। वो शासन के द्वारा स्वीकृत गोठान नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, शासन के द्वारा स्वीकृत जितनी गोठाने हैं वो गायों के लिए डे केयर सेंटर के रूप में कार्य करती हैं। वहां गाय आती है, दिन भर रहती है, शाम को जो है उसको अपने घर ले जाते हैं पशुपालक और किसान। कल जो 7 गायों की मौत की बात सामने आई थी, वो ये पता चला कि लगातार 3 दिन तक बारिश होने की वजह से गायें भीग गई थी और निमोनिया होने के कारण उनकी मौत जो ठंड से हुई है। और ऐसा साल दर साल होता रहा है, लेकिन बावजूद इसका हम ये प्रयास कर रहे हैं कि व्यवस्था और अच्छी हो। जी, ठीक है, कोशिशें हैं कि व्यवस्थाएं अच्छी हों, लेकिन आरपी सिंह साहब, इसलिए सवाल उठ रहा है कि पहले भी मामले सामने आए, आप ही की सरकार का जिक्र कर रहा हूं, एक के बाद एक मामले सामने आते गए, यानी कि संज्ञान तो लिया गया, कोशिशें तो की गई, लेकिन क्या अंजाम तक नहीं पहुंची वो कोशिशें? जी जी, आरपी सिंह जी। जी जी, बताएं। बिल्कुल, मतलब आप कह रहे हैं कोशिशें हुई हैं, प्रयास किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर गायों की मौत नहीं रुक रही है तो फिर कहीं तो गड़बड़ी है। देखिए ना, क्या होता है कि गायों की मौत के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार होते हैं। अभी जो प्रथम दृष्टया मामला सामने आया है वो है कि हमारे यहाँ पानी खूब गिरा, 3 दिन लगातार बारिश हुई है और गायों की मौत जो ठंड से हुई है। तो जी जी, सरकार ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास कर रही है कि आगे चल के ऐसी घटनाएं ना हो। ठीक है, श्रीचंद सुंदरानी जी सुन रहे होंगे आप आरपी सिंह साहब को, कह रहे हैं कि सर्दी भी ज्यादा हुई है, बारिश भी बहुत ज्यादा हुई है, यानी कि प्राकृतिक आपदा आप कह सकते हैं, तो ये एक बड़ी वजह है। अब आप इसे सियासत से जोड़ लें या फिर किसी और से? देखिए, पहली बार आरपी सिंह साहब झिझकते नजर आ रहे हैं मुझे। बहुत अच्छे प्रवक्ता है, मैं उनका बड़ा सम्मान भी करता हूँ जी। मैं किसी प्रोग्राम में हूँ सुंदरानी जी, मैं किसी कार्यक्रम में हूँ। जी जी, मैं देख रहा हूँ आप कितना झिझक रहे हैं।
लेकिन आपने बड़ी चतुराई से ये मामला ठंड और बारिश पे डाल दिया। जी वो कह रहे हैं, आरपी सिंह साहब कह रहे हैं कि वो एक कार्यक्रम में शायद इसलिए वो बहुत साफगोई से बात नहीं रख पा रहे हैं, वक्त की कमी है। प्रकाश जी से छोटा सा सवाल और कम शब्दों में, प्रकाश जी कम से कम अब ऐसे हालात ना बने, इसकी कोशिशें तो करनी ही होंगी ताकि जहां भी जो भी लापरवाही या जो खामी है उसको दुरुस्त करना होगा। प्रकाश जी स्वयं कह चुके हैं कि गाय शहर में पकड़ के उनके विधानसभा क्षेत्र में यानी मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में जानवरों को छोड़ दिया जाता है। अब ये जवाबदारी उन अधिकारियों की है जो इसका देखरेख करते हैं और वो इसका रास्ता निकालना चाहिए, न कि सरकार की, प्रशासन की पूर्ण तरह से इस तरह की लापरवाही बरतना आश्चर्य की बात है। ये बात को कहते हुए मुख्यमंत्री को 1 महीने से अधिक हो गया। यानी कि जो प्रशासनिक लापरवाही है वो यहां पर सबसे बड़ी वजह बनी है कि हालात ऐसे बन रहे हैं लगातार गौठानों में या रुका छेका जहां पर किया गया है गायों का, मवेशियों का, वहां पर उनकी मौत हो रही है। बहुत शुक्रिया प्रकाश जी। श्रीचंद सुंदरानी